नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बजट 2024-25 का है और ये बजट जो है पूर्ण बजट नहीं है, अंतरिम बजट है, क्योंकि सरकार जब चुनाव में जा रही होती है उस समय जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। तो आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे कोई अन्य परीक्षा हो, 2025 का जब बजट आएगा उससे पहले तक जो है ये बजट वैलिड रहेगा, इसी से प्रश्न आएंगे। और बजट प्रस्तुत होने के बाद जो है सबसे निकट जो परीक्षाएं आती हैं उनसे जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न बजट से आते हैं। मान लीजिए 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो भी परीक्षाएं होंगी तो उसमें जो है बजट से प्रश्नों की आवृत्ति ज़्यादा रहती है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको बजट से देखने को मिल सकते हैं। तो यूं तो बजट जो है एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, क्योंकि सरकार का पूरा आय व्यय का लेखा होता है, सारी कल्याणकारी योजनाएं, फिर कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ से प्राप्ति हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर डिस्कस किया जाए तो वो बहुत जो है लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बजट 2024 को इस प्रकार से पढ़ना कि जो परीक्षा में आने वाले तथ्य हैं, जो परीक्षा से रिलेट करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी कवर हो जाएं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जहाँ जहाँ से बजट से ज़्यादा प्रश्न बने हैं उनको हम जो है आज यहाँ पर कवर करेंगे। और इस लेक्चर के अंत में हम लगभग 70 प्रश्नों के माध्यम से भी जो है पूरे बजट का रिवीजन करेंगे। तो ये जो है लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसको पूरा देखिएगा और जो है जो भी फैक्ट मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा उसको आपको जो है मार्क करके रखना है या जो है अलग से लिख के रखना है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ जो है ऐसे फैक्ट जो बजट के बारे में आपको जानने चाहिए। बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो पिछले कुछ सालों से परंपरा हो गई है कि 1 फरवरी को बजट आता है। तो 1 फरवरी को भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया और इसको जो है अंतरिम आम बजट कहा जाता है। अंतरिम मैंने आपको बताया कि अंतरिम क्यों कहा जाता है। अंतरिम बजट जो है एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही हो या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हो। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि जो है सरकार चुनाव में जा रही है, इसलिए बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये अनुच्छेद 112 में भारतीय संविधान की ऐसी व्यवस्था दी है। इससे रिलेटेड भी आपसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब जो बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की आखिर संकल्पना क्या है। तो संकल्पना वही है जो मोदी सरकार की चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो है मंत्र है। इसमें जो है एक चीज और ऐड ऑन कर दी गई है, सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण से संसद में अंतरिम बजट 2024-25 जो वित्तीय वर्ष का है उसको पेश किया गया। अब अगर जो है इसमें पूछा जाए कि बजट में क्या परिकल्पना की है, आपसे मान लीजिए एक सीधा सवाल पूछा जाए कि बजट में क्या परिकल्पना की गई है, तो बजट जो परिकल्पना वो ये है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी भारत जो है विकासशील देशों में आता है, भारत को विकासशील देश से निकालकर विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है ये इस बजट की परिकल्पना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बजट में सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है। हमेशा जो है बजट के स्तंभ क्या हैं, बजट का जो है मूल उद्देश्य क्या है या बजट की संकल्पना क्या है, इस तरह के प्रश्न भी पहले पूछे गए हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बजट की 4 प्राथमिकताएं, बजट में 4 विशेष जो है वर्ग पर फोकस किया गया है और वो फोकस इसीलिए है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो वो 4 प्राथमिकताएं क्या हैं बजट की? प्राथमिक क्षेत्र क्या हैं? गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। इन 4 पर जो है फोकस करके इस बजट को जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब
अमृतकाल चल ही रहा है। अमृतकाल का मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अमृतकाल में सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, कुल मिलाकर इसमें बजट के इस भाग में बताया गया है कि सरकार की मुख्य रूप से क्या उपलब्धियां, क्या फोकस रहा है। तो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन जारी हुए। अभी आपने देखा था कि मोदी जी ने 10 करोड़वां जो कनेक्शन दिया, वहाँ पर वो गए भी थे। फिर उजाला योजना जो बिजली से जुड़ी हुई है, एलईडी बल्ब से, उजाला योजना के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा दक्षता वाले पंखे विकसित किए गए हैं। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि उजाला योजना किससे संबंधित है, ठीक है। बाकी ये आपसे पूछा जा सकता है कि 10 करोड़ इसमें कनेक्शन दिए गए हैं, उससे अधिक अब हो रहे हैं। फिर SNLP योजना के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये योजना है और एक बड़ा लक्ष्य है। तो 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जाएगी। योजना का नाम है SNLP। इसके बाद अवसंरचना निवेश सबसे बड़ा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इस सरकार का जो भी बजट जारी हुए हैं आज तक, उसमें अवसंरचना पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी पहले हर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा तो अपने आप जो उत्पादन है, जो ग्रोथ है, वो इकोनॉमी की दिखने लगेगी। तो उसी को साकार करने के लिए क्या रणनीति है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पूंजीगत व्यय यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका परिव्यय अगले वर्ष के लिए कितना बढ़ा दिया गया है, ये आपसे एक प्रश्न बनता है। 11.1% कर दिया गया है। और 11.1% होने से कितने करोड़ रुपए ये हो जाएगा? 11,11,111 करोड़ रुपए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम FDI देखेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह, जो 2005 से 14 के ड्यूरेशन में था, ये था 298 अमेरिकी डॉलर था, जो 14 से 23 वाले रेजीम में दोगुना बढ़कर 596 अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो अगर बहुत कोई डीप क्वेश्चन आता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये 10 सालों में 14 से 23 का जो अंतराल है, इसमें ये 596 अमेरिकी डॉलर हो गया है बढ़कर FDI। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो 2015 में थी वो 97,991 किलोमीटर थी। चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण अलग से अभी नहीं जारी हुआ है, इसलिए ये सारी उपलब्धियां यहीं पर बताई गई हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यानी 2022 तक का जब तक का डेटा है, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो ये 1,44,634 किलोमीटर हो गई है। इसके बाद 2015 में विद्युतीकृत रेल मार्गों की कुल लंबाई 22,224 किलोमीटर थी। ये केवल कंपैरिजन के लिए लिखा हुआ है, इसलिए इसको आपको बहुत तनाव नहीं लेना है कि इतना डेटा कैसे याद होगा। आपको अगर कोई डेटा याद करना है तो वो वर्तमान वाला, और फाइनेंशियल ईयर 22 का मतलब 22-23 में बढ़कर ये 50,394 किलोमीटर हो गया है। फिर अगला है सभी क्षेत्रों में जो समावेशी विकास की संकल्पना है, उसके लिए क्या चल रहा है? तो एक योजना है PMJJBY। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में नामांकन वो वर्ष 2018 में 1 लाख की आबादी में 1737 था, और अक्टूबर 2023 के डेटा के अनुसार ये अब 1 लाख की आबादी में 13,195 हो गया है। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं कि अब आकांक्षी जिलों में नामांकन वर्तमान स्थिति क्या। हर जगह आपको कंपैरेटिव याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का काम है अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए वो कंपैरेटिव डाटा देती है, लेकिन वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी नहीं है कि आप उसको याद रखें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर में सभी आशा
उनको भी शामिल कर लिया गया है, आंगनवाड़ी कर्मियों को शामिल कर लिया है और सहायकों को भी शामिल किया जाएगा, ये इस बजट में घोषणा की गई है। फिर पीएम आवास योजना, चूंकि एक बड़ी योजना है तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। मैंने वही चीज़ें यहाँ पर रखी हैं जो आपके एग्जैक्टली एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण में 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के लिए करीब अगले 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ और घरों का लक्ष्य रखा गया है, यानी 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल होने ही वाला है। वहाँ लिखा है कि उसके बहुत करीब है सरकार, और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घरों का और लक्ष्य रखा गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएम आवास योजना में ग्रामीण वाली में अगले 5 वर्षों के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, तो आपको बताना है कि 2 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जो कि एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, तो सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नैनो डीएपी का जो है डीएपी का तरल संयंत्र भी भारत में उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा आत्मनिर्भर आयल सीड मतलब तिलहन, ये जो एक अभियान है, इसमें आयल सीड्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। फिर पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण और औपचारीकरण योजना के लिए बजट को बढ़ा दिया गया है, और ये जो है बहुत मुश्किल है पूछा जाना। 24-25 के लिए ये बजट 880 करोड़ रुपए किया जाएगा। फिर गरीब कल्याण से देश का कल्याण, जो है इन्होंने 4 पूरे सेक्टर बताए हैं शुरुआत में, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। तो उनमें जो है अन्नदाता वाला जो पक्ष है उसके लिए क्या है, पीएम जन धन खाते जो हैं उनकी मदद से 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को हम क्या कहते हैं, डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी पैसा लाभार्थी जो है किसान के सीधे खाते में भेजा गया है, जिससे हेरफेर पर रोकथाम होगी। और सरकार ने इस डीबीटी लागू करके 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। तो आपको ये फिगर जो है याद रखनी है, ये आपसे जो है कहीं पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है स्ट्रीट वेंडर्स को के लिए एक योजना चलती है जिसको हम लोग पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानते हैं। तो अगला डाटा ये है कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि के तहत ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है, और 2.3 लाख लाभार्थियों इसमें से ऐसे हैं जिनको तीसरी बार जो है ऋण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमृत पीढ़ी यानी युवा, जो अगला जो है भारत मतलब इस बजट का फोकस एरिया है युवा। तो स्किल इंडिया मिशन पहले से ही चल रहा है। इसके अंतर्गत क्या उपलब्धि सरकार ने दिखाई है कि 1.4 करोड़ युवा प्रशिक्षित हुए हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। 2014 में एम्स की संख्या पूरे देश में केवल 7 थी, और 2022 में ये बढ़कर कितनी हो गई है, 22। तो इसको याद भी रखिएगा, 2022 में ये बढ़कर 22 हो चुकी है। बाकी कुछ बन भी रहे हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में स्थापित हैं वो 22 हैं इनके अनुसार। 2014 में आईआईटी की संख्या 16 थी, 2023 में बढ़कर 23 हो गई। तो ये जो है आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने की नहीं उम्मीद है, लेकिन अब आईआईटी है, भारत में कितनी आईआईटी है, तो एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है, तो आप याद रख सकते हैं कि 23 हैं। एम्स कितने हैं, 22 हैं, और ये कितना योजनाओं के तहत दिया गया है वो अलग है। फिर किसान कल्याण पे आते हैं। तो पीएम किसान योजना जो फ्लैगशिप योजना है यूनियन गवर्नमेंट की या केंद्र सरकार की, उसके तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अब तक पहुंचाई गई है। पीएम फसल बीमा योजना, ये भी जो है एक बड़ी योजना है। इसके तहत 4 करोड़ किसानों की फसलों का बीमा जो है का लाभ मिला है, और 3 लाख करोड़ के ट्रेडिंग वॉल्यूम को सहयोग देते हुए ई नाम मंडी योजना आप लोगों ने सुना होगा। इसके तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो चौथा स्तंभ है इस बजट का, या 2047 तक भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाने का जो विजन है, उसका चौथा स्तंभ जो है महिला सशक्तिकरण है।
तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण वितरित किया गया है। विगत 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में 28% की अभिवृद्धि की गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन में 43% बालिकाओं की भागीदारी हुई है। अब ये कुछ ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली चीज, 10 साल में जो हायर एजुकेशन है उसमें 28% नामांकन में अभिवृद्धि हुई है। किसकी? बालिकाओं की या महिलाओं की। दूसरा जो है विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में, मतलब कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो ये कुल जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। इनमें अगर जो है गर्ल्स का एनरोलमेंट है तो उसमें जो है 43% की जो है भागीदारी महिलाओं की हुई है। तो ये भी जो है एक उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। इसके अलावा एक लखपति दीदी योजना आपने नाम सुना होगा। उसमें जैसा कि नाम है कि जो भी उस स्वयं सहायता समूह में महिला जुड़ेगी उनको ऋण दिया जाएगा, उनको स्किल मतलब सिखाया जाएगा, यानी कैसे काम करना है, और उनको कम से कम इतनी इनकम कराई जाएगी कि उनका 1 लाख के ऊपर वो महीने साल में जा सकें। तो इसी योजना को लखपति दीदी कहा गया है। और ये चूँकि बार बार जो है बजट में इसको इम्फेसाइज किया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके द्वारा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सहयोग दिया जा रहा है। अब बजट 2024-25 पढ़ने से पहले बजट 23-24 का जो संशोधित अनुमान जारी होता है, जैसे कोई भी, इसीलिए इसको बजट अनुमान शब्द हमेशा बोला जाता है किसी भी बजट को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फिगर्स नहीं होती। सारी चीज़ें जो है किसी न किसी परिस्थिति पर आधारित होती हैं। तो अभी भी जो है जो संशोधित बजट अनुमान है, अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ 23-24 का। इसमें नेक्स्ट ईयर फिर इसको जो फाइनल बजट का डाटा आएगा 23-24 का, वो नेक्स्ट ईयर आ पाएगा। यानी 2 से 3 साल लग जाते हैं कि पहले जो है अग्रिम अनुमान आता है, फिर संशोधित अनुमान आता है, तब फाइनल जो है डेटा आता है किसी भी बजट का। तो 23-24 की अगर हम बात करें तो उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान जो है कितना है? प्राप्तियां 23-24 के संशोधित अनुमान में 27.56 लाख करोड़ है, और जिसमें से टैक्स रिसीप्ट जो है 23.24 लाख करोड़ रुपया है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। तो अगर आपसे आज की डेट में कोई ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि 23-24 का कुल बजट का आकार या जो संशोधित अनुमान जारी हुआ उसके अनुसार उसका आकार क्या है, तो ये वाला है 44.90 लाख करोड़ रुपए। फिर अब ये राजस्व प्राप्ति ये अलग है, इसको ज़्यादा इसमें 23-24 का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो है जो ये है वो आपसे अपेक्षित है कि आपको पता होना चाहिए कि 23-24 जो पिछले वित्तीय वर्ष का जो है बजट अनुमान था, वो उसका जो संशोधित अनुमान है वो कितना है। तो 44.90 लाख करोड़ रुपए का व्यय अभी तक जो है हुआ है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए आ गया कि राजकोषीय घाटा चाहे कोई भी बजट हो, नया पुराना, कभी से भी कंपैरेटिव पूछा जा सकता है। तो 23-24 का जब जारी हुआ था तब अनुमान दूसरा था। आज की डेट में जो प्रेडिक्ट किया गया है संशोधित अनुमान, वो क्या कहता है कि 5.8% जो है फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। अब अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप बजट 24-25 को 100% समझ गए। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आप इसको समझ में जाएं। सबसे बीच में क्या लिखा है? बजट साइज। तो यूनियन बजट 24-25 जो है वो कितना है, उसका साइज या उसका आकार 47.66 लाख करोड़ रुपए। ये फिगर आपको नहीं भूलनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि सबसे बजट का साइज तो एक्सपेक्टेड है ही है कि ये पूरा बजट जो है कितना बड़ा है, या बजट का जो अनुमान जारी किया गया है व्यय का वो कितना है। तो ये हो गया। अब बात ये होती है कोई भी बजट जारी होता है उसमें
पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा व्यय कहाँ करेंगे, ये दो सबसे बड़े जो है पहलू हैं। तो इस तरफ आपको बताया गया है कि पैसा हमको मिलेगा कहाँ से, इस तरफ आपको बताया गया है कि हमारा पैसा जो है व्यय किन किन जगहों पर किस किस तरह से होगा। तो थोड़ा सा पहले आय को समझते हैं हम। आय में जो है जो बहुत बड़ी मदें होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है, एक तो आय हमारी होती टैक्स रेवेन्यू से। अभी हम ये आगे भी बताएंगे आपको क्रमवार कि कहाँ से कितना आ रहा है। तो सबसे पहले ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स मतलब इसमें सारे तरह के टैक्स शामिल हैं और जो टैक्स से हमको राजस्व मिल रहा है वो 38.31 लाख करोड़ का है। लेकिन ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है 10.68, कस्टम ड्यूटी से आ रहा है 2.31 लाख करोड़ रुपए, जो भी फिगर है वो सब लाख करोड़ रुपए में है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है 11.56 लाख करोड़ रुपए, कारपोरेट टैक्स जो कंपनियां भरती हैं 10.43 लाख करोड़, और कुछ अन्य होता है जिनको अदर लिख दिया जाता है। टैक्सेज ऑन जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसमें 0.09 लाख करोड़ रुपया है। अब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है और ये लिखा है नेट टैक्स रेवेन्यू। तो इसमें अंतर क्या हो गया, यहाँ तो हमने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पढ़ा 38.31 लाख करोड़ रुपए, लेकिन ये घटकर यहाँ पर जो नेट हमको प्राप्त हुआ वो नेट टैक्स रिसिप्ट 26.02 लाख करोड़ कैसे हो गया। तो ये कैसे हो गया, क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है और राज्यों का हिस्सा हम अलग निकाल देते हैं। उसके अलावा जो एनडीआर फंड होता है, एनडीआर मतलब नेशनल डिजास्टर फंड, जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए फंड रखा जाता है, डिजास्टर यानी आपदाओं के लिए, उन दो चीज़ों को हम इससे अलग कर देते हैं। वो बजट में प्राप्ति में नहीं जाता है या प्राप्ति के सोर्स में उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 38.31 लाख करोड़ है और उसमें से निकल गया एनडीआर फंड 0.09 लाख करोड़ रुपए, और एक चीज़ और निकल गई स्टेट का शेयर, जो राज्यों में टैक्स का जो है प्रोपोर्शन वितरित किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टैक्स हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरोपित करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन उसमें जो है हिस्सा राज्यों को भी दिया जाता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। स्टेट शेयर कितना जा रहा है, 12.20 लाख करोड़ रुपए, यानी एक अच्छी खासी धनराशि जो सारा टैक्स कलेक्ट हुआ भारत सरकार के पास से उससे निकल गया। अब जब निकल गया तो हमारे पास नेक्स्ट टैक्स रिसीप्ट कितनी बची, वो बची 26.02 लाख करोड़। अब इसमें टैक्स अभी और बचे हैं। वो कौन से टैक्स हैं, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो मतलब टैक्स के अलावा जो राजस्व हमको प्राप्त होता है वो किन किन सोर्सेस से प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने किसी को जो है पैसा उधार दे रखा है, किसी कंट्री को दे रखा है, किसी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रखा है, तो उससे जो इंटरेस्ट मिला वो 10.33 लाख करोड़ रुपए है। डिविडेंड जो भारत सरकार जारी करती है और जो उसका प्रॉफिट आता है उससे 1.5 लाख करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ, ये नॉन टैक्स में है। और अदर्स कुछ और भी ऐसे सोर्सेज होंगे जो टैक्स के अलावा प्राप्ति के सोर्स हैं, वहाँ से 2.17 लाख करोड़ रुपए मिला। तो ये सब मिलके हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया वो कितना हो गया, 4 लाख करोड़ रुपए। अब ये 4 लाख आपका इसमें जुड़ जाएगा 26 में, तो ये यहाँ पर यहीं पर जो है ये कितना हो जाएगा, 30.02 हो जाएगा लाख करोड़ रुपए। अभी इतने से काम नहीं चला, इतने से प्राप्ति हमारी पूरी नहीं हुई है। अब हम बढ़ते हैं, हमको कैपिटल रिसिप्ट जो हमारे पूंजीगत प्राप्तियां हैं उस पर चलना होगा। जैसे पूंजीगत व्यय है तो पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं। पूंजीगत या कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स क्या है, यहाँ पीछे से शुरू करिए। सबसे पहले जो स्मॉल सेविंग्स हैं, स्टेट के प्रोविडेंट फंड हैं और अदर चीज़ें हैं, वहाँ से हमको मिला 4.57 लाख करोड़ रुपए। ये उसके बाद मार्केट में जो लोन्स
वितरित किए गए हैं, उससे हमको प्राप्ति हुई 12.28 लाख करोड़ रुपए। ये मिलके बन गया डेब्ट रिसिप्ट, यानी उधार से जो हमको प्राप्तियां मिली हैं। ऐसा नहीं कि हम उधार लेते ही हैं, हम उधार देते भी हैं। तो जो हमको उधार से प्राप्तियां मिली हैं वो जो है डेब्ट रिसिप्ट्स कहलाती हैं, वो 16.85 हैं। अब इसके बाद जो है इसमें एक चीज और ऐड हुई, वो क्या है, एनडीसीआर। अब एनडीसीआर क्या है, ये है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये तो क्या है, ये डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, आप इनको क्या कह सकते हैं, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। यानी जो उधार से हमको पूंजीगत प्राप्तियां हुई उनको हम इंग्लिश में कहेंगे डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जो हमको उधार के अतिरिक्त कहीं से जो है कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त हुआ उसको हम कहेंगे नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, जिसको थोड़ा सा बड़ा लिख दें हम, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये 0.79 लाख करोड़ रुपए का है। तो जब ये हमारे डेब्ट रिसिप्ट में मिलेगा नॉन डेब्ट वाला, तो हमारा टोटल कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा। अब इस फिगर को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी फिगर है। ये जो है हमारा 17.64 लाख करोड़ रुपया है। अब इधर जो 30.02 लाख करोड़ था और इधर 17.64 लाख करोड़ रुपए जो है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो हमारा बजट तैयार हो गया 47.66 लाख करोड़ रुपए का। तो मुझे लगता है कि आपको अब प्राप्ति समझ में आ गई। अब चलिए हमको खर्चा करते हैं। हमको पैसा मिल गया, मतलब सरकार के पास ये मिला विला नहीं है, सरकार ने ये एज्यूम कर लिया या अनुमान लगा लिया कि हमको इतना पैसा इस वित्तीय वर्ष में यहाँ से मिलेगा, इसीलिए इसको बजट अनुमान कहते हैं। इसमें वास्तविक फिगर कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। इसमें ज़्यादातर जो है फिगर जो है प्रोजेक्शंस हैं कि हमको इतना इतना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब हम बजट पे आ जाते हैं। अब बजट का हमने जितना हमने प्राप्ति है उतना हमने व्यय मान लिया कि हमको व्यय भी कर देना है। व्यय कैसे करेंगे? व्यय की दो प्रमुख मदें होती हैं। पहली प्रमुख मद की बात करते हैं जिसको हम स्कीम एक्सपेंडिचर कहते हैं या योजनागत व्यय कहते हैं, यानी हमको किसी न किसी योजना में इसको व्यय करना है। तो योजनागत व्यय कितना हो गया? 19.96 लाख करोड़ रुपए। अब इस योजनागत व्यय को हम फिर आगे ले जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दो तरह की योजनाएं होती हैं, बिल्कुल इसको समझते रहिए जिससे आपकी इकोनॉमिक्स की भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब योजनागत व्यय जो होता है ये दो तरह का होता है। पहले तरह का होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो डायरेक्ट स्कीम चलाई जाती है उसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। इसमें राज्यों का सहयोग नहीं लिया जाता है, केंद्र अपने दम पे ही चलाती है इन स्कीम्स को। तो इस केंद्र द्वारा जो सेंट्रल स्कीम्स हैं इसमें कितना बजट व्यय का रखा गया है? 14.94 लाख करोड़ रुपए। और दूसरी ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहलाती हैं, जिसमें केंद्र एक निश्चित केंद्रांश देता है केंद्रीय, और उसमें तय होता है कि केंद्र सरकार 80% देगी, राज्य सरकार 20% देगी। हिली एरियाज के स्टेट्स के लिए अलग सिस्टम है, पिछड़े राज्यों के लिए अलग सिस्टम है। तो कुल मिलाकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए जो व्यय है दूसरा योजनागत, वो 5.02 लाख करोड़ रुपए का है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं उसमें क्या है? जनरल सर्विसेज हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। सोशल में क्या आ जाता है? हेल्थ वगैरह जो होती हैं, हेल्थ सेक्टर है, ये सब जो है, और जन कल्याण सब इसी में आ जाता है। अदर्स भी बहुत सारी हैं। अब सोशल सर्विसेज में देखिए, सेंट्रल में भी और भी आती है सब्सिडी पर सबसे ज़्यादा व्यय, मतलब अच्छा खासा व्यय होता है, जिसको हम अनुदान कहते हैं। अनुदान जैसे एक तो जो है फर्टिलाइजर यानी खाद्य पर जो है
खाद पर, फर्टिलाइजर्स पर अनुदान सरकार देती है, फूड पर देती है, जैसे ये सब योजनाएं चल रही हैं, गरीब किसान कल्याण पैकेज या गरीब पैकेज जो है जिसमें मुफ्त राशन वितरित किया जाता है। पेट्रोलियम पर जो है सरकार सब्सिडी देती है अपनी तरफ से। तो ये सब जो सब्सिडी हैं वो कितनी बैठती हैं? 4.09 लाख करोड़ रुपए। तो आप देख लीजिए कि मतलब एक ठीक ठाक पैसा जो है सब्सिडी पे भारत में जाता है। इसके बाद जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उसमें 5.0 लाख, इसमें हर फिगर आपको नहीं याद रखनी, आपको केवल इस एक्सपेंडिचर और इनकम का सिस्टम समझना है बजट का। अब इसमें कुछ कोर स्कीम्स होती हैं। कोर स्कीम्स मतलब जो है जो बड़ी स्कीम्स हैं, बेस स्कीम्स हैं, जिनको हम फ्लैगशिप स्कीम्स कह सकते हैं, जैसे मनरेगा है, पीएम किसान कल्याण योजना है, इस तरह की जो है। और कोर ऑफ दी कोर स्कीम्स जो है जो बड़ी योजनाओं के अंदर योजनाएं हैं, तो इनको अलग अलग ट्रांसफर हो गया। अब अगला जो है, हमने यहां पर दो मत किए थे ना व्यय के, एक तो योजनागत व्यय और दूसरा जो है ट्रांसफर्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर्स। इनको हम अगर दूसरी सिस्टम से कहें या एक नाम दे तो इनको हम क्या कह सकते हैं? संस्थागत व्यय। हालांकि सारे व्यय संस्थागत नहीं है, इसमें जो है अंतरण भी हो रहा है, राज्यों को उनका हिस्सा दिया जा रहा है। जितने भी संस्थागत व्यय हैं जिसमें सरकारी खर्चा जिसको आप कह सकते हैं, पेंशन, वेतन इत्यादि जो है उससे जाएगा, और उनके अलावा कुछ और छोटे मोटे एक्सपेंडिचर। लेकिन ये छोटे मोटे नहीं है, ये स्कीम वाले से बड़ा खर्चा है। 27.70 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हो रहा है। कैसे खर्च हो रहा है थोड़ा सा इसको भी समझिए। अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, जो स्वायत्त बॉडीज हैं, ऑटोनॉमस संस्था, उनको जा रहा है। इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है जो विभिन्न सरकार ने लिया, कितना? 11.90 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद संस्थागत व्यय जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, इसमें से ये टोटल जो है इसमें दर्शाया गया है 7.68 लाख करोड़। इसमें से जो है तनख्वाह देने में, सैलरी देने में जा रहा है 1.59 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए जब पेंशन या पुरानी पेंशन की मांग होती है या वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग होती है तो सरकार जो है कंजूसी करती नजर आती है। उसकी यही वजह है, क्योंकि इस सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि पहले से ही ये जो है सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा व्यय का सेक्टर बना हुआ है। पेंशन में जा रहा है 2.40 लाख करोड़ रुपए। उसके अलावा बाकी अन्य व्यय भी होंगे। फिर जो है जो ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर्स का मतलब ये है केंद्र सरकार सीधे राज्यों को दे रही है पैसा, कि हम आपको केंद्रांश के रूप में पैसा दे रहे हैं। वो कितना है? जैसे वित्त आयोग आते हैं ना, तो वित्त आयोग में जो है फार्मूला दिया जाता है कि किस तरह से ट्रांसफर होना है, तो उन सभी को अंतर्गत जो है 4.82 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को जाता है। अब स्टेट्स को जा रहा है, ये दो माध्यम से जा रहा है। एक तो अभी मैंने जो आपसे बात की वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के थ्रू कितना जा रहा है? 1.32 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा तरीका क्या है? 3.50 लाख करोड़ अदर ट्रांसफर्स के लिए जा रहा है, जिसमें बाकी जो है केंद्र, जैसे बहुत सारे राज्य हैं ना, वो अपनी अपनी डिमांड केंद्र को भेजते हैं कि हम पिछड़े राज्य हैं या हमको ये सहायता चाहिए, तो उनके लिए जो है स्पेशली वहाँ पर जाता है। तो ये जो है एक मोटा मोटा बजट का पूरा स्ट्रक्चर है कि पैसा आ किधर से रहा है, पैसा जा किधर से रहा है, और पैसा कितना है 24-25 के लिए निर्धारित, वो है 47.66 लाख करोड़ रुपए। तो आप समझ गए होंगे योजनागत क्या होता है, संस्थागत व्यय क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, क्योंकि यही शब्द जो है आपको परेशान करते हैं, तो इनको जो है इस तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब रुपया कहाँ से आ रहा है, हालांकि हमने पीछे देखा, लेकिन अगर हमको ये पूछा जाए कि रुपया आने की, यानी हम जो प्राप्त कर रहे हैं पैसा बजट के लिए, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उनकी बड़ी मदें क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हम पैसा प्राप्त करते हैं वो हम प्राप्त करते हैं उधार और अन्य देयताओं से। ये हम उधार लेते हैं, बाकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं, बॉन्ड जारी किए जाते हैं,
कुल मिलाकर कर्जा लेते हैं 28%। उसके बाद जो है हम कहाँ से पैसा लाते हैं, तो सबसे बड़ी मद जो है दूसरी है आयकर, इनकम टैक्स। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए कि भारत सरकार के आय के 5 बड़े स्रोत क्रमवार कौन कौन से हैं। तो पहला स्रोत आपका हो गया उधार एवं अन्य देयताएं, चाहे वर्ल्ड बैंक से लीजिए, चाहे किसी से लीजिए, IMF से लीजिए, लेकिन ये जो है पैसा उधार का ही माना जाएगा। दूसरा है आयकर, इनकम टैक्स। तीसरा जो है हमारी सबसे बड़ी मद है कॉरपोरेशन टैक्स, सॉरी जीएसटी और बाकी टैक्सेज मिलाकर 18%। तो तीसरी सबसे बड़ी मद ये हो गई। चौथी सबसे बड़ी मद हमारी कारपोरेशन टैक्स है, जो कारपोरेट बॉडीज यानी कंपनीज पर लगाई जाती हैं। इसके अलावा कर से अतिरिक्त जो प्राप्तियां हैं, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था, वो 7% है। तो इसको हम 5वें नंबर पर रख सकते हैं। तो देख लिए मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, अच्छे से समझ लीजिए। जो है पहली सबसे बड़ी मद है 28% के साथ उधार एवं अन्य देयताएं, दूसरी आयकर है, तीसरी जीएसटी और अन्य कर है, चौथी कारपोरेशन टैक्स है, पांचवी जो है कर के अतिरिक्त प्राप्तियां हैं। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है, उसके बाद सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ये सब आता है। तो ये जो है आप इसको एक जो है सिस्टमैटिक ढंग से नोट कर लीजिएगा। अब हम व्यय क्या कर रहे हैं। प्राप्ति तो हमने समझ ली कि सबसे ज़्यादा हम उधार लेके प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा व्यय किस पे हो रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें बराबर बराबर हो रही हैं। वैसे हर साल तो यही टॉप पे रहता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि परसेंटेज के टर्म में लिखा है तो दोनों बराबर हैं। तो ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद है। दूसरे नंबर पे करों और शुल्कों में राज्य का भाग है, ये 20% है हमारा व्यय। तो सोचिए अकेले जो है 40% पूरे व्यय का यही बनाता है। उसके बाद जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिनकी हमने बात की थी ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उसमें हमारा 16% पैसा जा रहा है। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर्स में हमारा 9% जा रहा है। फिर वित्त आयोग एवं अन्य ट्रांसफर को 8% जा रहा है, और ये जो है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको भी 8% जा रहा है। साथ में इस बार जो है रक्षा पर भी व्यय बढ़ाया गया है, 8% रक्षा पे भी जा रहा है। तो इसको जो है सिस्टमैटिक रख दीजिएगा, कई सारे जो है क्रमांक पर एक ही आ रहे हैं। अब जो बजट अनुमान है जो हमने पीछे देखा है उसी को हम लिखे हुए यानी थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि शाब्दिक रूप से इन बातों को कैसे लिखा जाता है, जिसको हम बजट अनुमान 2024-25 कह रहे हैं। तो उधारी से इतर यानी अगर हम जो उधार ले रहे हैं उसको अगर हम छोड़ दें तो हमारी कुल प्राप्तियां और कुल व्यय कितना है। कुल प्राप्तियां हमारी 30.80 लाख करोड़ है। एक बार फिर से समझिएगा, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं है। देखिएगा, अगर हम उधारी को छोड़ दे रहे हैं, यहां मैंने आपको दिखाया था ना, ये फिगर जो आई थी ये उधारी को छोड़ने पे आई थी। तो 30.02 मिलाकर जो है ये हो गया था। तो इसीलिए वहां लिखा गया है उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां जो है हमारी जो है 30.8 लाख करोड़ है, लगभग मिल रही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां नहीं थी। और हमारा पूरा व्यय क्या है 47.66 जो हमारा बजट का साइज है लाख करोड़ रुपए। और कर से प्राप्तियां जो है, जो टैक्स रिसिप्ट जो हमने दिखाया था वो 26.02 लाख करोड़ हैं। तो अगर आप वहां ना नोट कर पाए हो तो अब आप इसको यहां पर जो है अलग से नोट कर सकते हैं। इसके लिए जो है राज्यों के पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। यानी पूरा पहले की योजना है लेकिन इसको हम जारी रखेंगे। अब जो सबसे बड़ा जो है बजट का जो है प्रश्न है वो ये है कि 24-25 में सरकार ने जो राजकोषीय घाटा है उसको क्या रखने का अनुमान लगाया है। तो राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। अब ये राजकोषीय घाटा क्या है, यहीं पर आपको समझना होगा कि राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट होता क्या है।
तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट को समझते हैं तो राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, क्योंकि व्यय हमेशा ज्यादा होता है, तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, या कुल मैं नहीं लिख रहा हूं, कुल आप लगा सकते हैं, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। लेकिन अब इसमें एक चीज घटानी है, क्या घटानी है, उधार। जो हमने उधार से प्राप्तियां की हैं उसको छोड़कर, तो उधार को घटा देना है प्राप्तियों से। अब जो पैसा निकल के आता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। आप यहां पर जो है जितने चारों तरह के घाटे हैं इनको हम समझते हैं। पहला हमारा राजकोषीय घाटा जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो अगर इसका एक हम सिनेरियो समझने का प्रयास करें, देखिए आप 22-23 वाली जो फिगर है वो एक्चुअल है। मैंने कहा ना कि 3 साल लग जाते हैं एक्चुअल फिगर आने में। तो 22-23 का जो है 3% राजकोषीय घाटा था, जो काफ़ी कम था, बढ़िया बजट मतलब। उसके बाद बजट अनुमान जो है 23-24 का 5.9% बताया गया था, और 23-24 का जो संशोधित अनुमान है जो अभी हमने पढ़ा वो 5.8%, यानी जो बजट में प्रिडिक्ट किया गया था उससे 0.1% की कमी आ जाती है, आ गई है संशोधित अनुमान में, और एक्चुअल डाटा जब आएगा तो उसमें और ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब बजट अनुमान जो 24-25 का जारी किया गया है उसमें ये 5.1% जो है राजकोषीय घाटे को दिखाया गया है। यही मैंने पीछे लिखा था कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। तो ये फिगर तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, और 23-24 का संशोधित भी याद रख सकते हैं, 22-23 का वास्तविक भी याद रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा घाटा होता है राजस्व घाटा, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुल हमको जितनी राजस्व प्राप्तियां हुई और कुल जितना राजस्व व्यय हुआ। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां इसमें से घटा देंगे राजस्व व्यय को, तो ये हमारा जो है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। समझ गए आप कि कैसे इसका फार्मूला निकला। तो राजस्व व्यय जो है इस बार 2.0% प्रिडिक्ट किया गया है। कितना, 2.0। हम मोटी मोटी फिगर यहीं पर मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको अच्छे से याद भी हो जाए देखते देखते ही। प्रभावी राजस्व घाटा टर्म आ गया। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, तो पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए, यानी कैपिटल जो है, जो एसेट्स बनाने हैं, परिसंपत्तियां बनानी हैं, उनके लिए राजस्व घाटा और अनुदान का जो अंतर होता है, यानी राजस्व घाटे में से अगर हम सब्सिडी को हटा दें उसका अंतर पाने के लिए, तो जो फिगर निकल के आएगी वो प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। तो ये कितना है, 0.08। ये वैसे पूछे जाने की बहुत न्यूनतम संभावनाएं हैं, ये 2 आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, मैं बता दे रहा हूं। प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, पहले तो ये कितना अनुमानित है 24-25 में, ये 1.5%, और ये जितना भी परसेंट है ये सब जीडीपी के टर्म्स में है, ये ध्यान रखिएगा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बताया जा रहा है। एक्चुअल फिगर्स याद रखने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल फिगर्स जो है नहीं पूछी जाती है। तो अगर हमको प्राथमिक घाटा लेना है तो हमको राजकोषीय घाटे में से क्या घटा देना होगा, राजकोषीय घाटे में से हमको ब्याज भुगतान के लिए जो हमने खर्चा किया है वो घटा देना होगा, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। तो सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं। इकोनॉमिक्स में आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बजट में भी अगर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्राथमिक घाटा कैसे निकलेगा, राजकोषीय घाटे में से हम क्या घटा देंगे, जो ब्याज पर हमने जो है मतलब उधार लिया था या जिस तरह का भी ब्याज दिया है वो ब्याज घटा देंगे। राजकोषीय घाटा हमने क्या समझा था, कुल कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, और उसमें से प्राप्तियों में से उधार को हमने छोड़ दिया था, तो वो राजकोषीय घाटा था। तो अगर मैं जो है मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है।
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स को लेते हैं बजट से रिलेटेड। तो मंत्रालयों को जो आवंटन किया गया है बजट में, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है प्रश्न जो है कि सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए है सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। सड़क परिवहन को 2.78, रेल मंत्रालय को 2.55, खाद्य एवं उपभोक्ता, सारी पूरी जो है आपको कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, शुरुआत का 1-2 याद रखिए जो है वो पर्याप्त है। कर प्राप्तियों के रुझान, यानी जो हमको टैक्स प्राप्त होता है, टैक्स पे हमने बात की, यहाँ 3 तरह के टैक्स की चर्चा हो रही है। एक तो डायरेक्ट टैक्स जो है, जो प्रत्यक्ष कर है, वो पीले में दिया है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस में दिया है, हरे में दिया है। और दोनों का जो योग है वो ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट कहेंगे, यानी कुल कर प्राप्तियां कहेंगे। तो ये तो कई सारे वित्तीय वर्ष का है, आपको ग्राफ दिख रहा है कि ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, कमी आई, कोरोना काल के आसपास फिर बढ़ा, और अब जो है 11.7%। ये आपको याद रखना है कि 2024-25 के बजट में कर से कुल कर प्राप्तियां जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितनी है, 11.7% है। ये तो कुल कर प्राप्तियां हो गई। अगर आपसे कहीं इससे भिन्न ये सवाल पूछ गया है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग बता दीजिए, तो डायरेक्ट टैक्स आप क्या बताएंगे, 6.7% है इसमें से। इनडायरेक्ट टैक्स जो है 4.9% है जो हमको प्राप्त हुआ। ये जीडीपी के टर्म्स में है और ये अनुमान हमारा 24-25 के लिए इस बजट में व्यक्त किया गया है। अब ये जो पूरा रुझान है ये याद नहीं रखना, ये केवल आपको एक ट्रेंड समझाने की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो 2014-15 जब से मोदी गवर्नमेंट ने अपने तरह के रिफॉर्म्स चालू किए हैं, तब से जो है कर प्राप्तियों में लगातार वृद्धि हुई, बीच में कमी आई है। और ये जो 11.7% का जो है कर प्राप्ति का अनुमान है, ये अभी तक के 10 सालों का हाईएस्ट अनुमान है। सरकार ने भी जब ये चार्ट बनाया होगा तो उसका यही मकसद होगा कि हम ये दिखा सकें कि ये जो अभी हम दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं 24-25 के लिए ये जो है हाईएस्ट है पिछले 10 साल का। आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय, कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पूंजीगत व्यय होगा, उतनी तेज अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पूंजीगत व्यय जो है ये लाख करोड़ में फिगर दी है, ध्यान रखिएगा, हर जगह जीडीपी में नहीं दी हुई है। ये 15 लाख करोड़ रुपए है। ये मतलब जो करंट जिसके लिए जो है ये बजट प्रस्तुत हुआ है 24-25 के लिए, उसका है, उसका याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग भी है, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट जो पीले में दिखाया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है नीचे दिखाया गया है 11। तो अगर आपसे कोई विशुद्ध कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ लेता है तो वो आपका जो है 11.1% हो जाएगा। वैसे जो है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रॉस जिसको हम कहेंगे वो हमारा किस में होगा, वो 15 लाख करोड़ रुपए होगा और ये जो है 11.1 लाख करोड़ रुपए होगा। ध्यान रखिएगा ये फिगर जो है लाख करोड़ रुपए में है, बहुत पीछे से याद नहीं रखना है। सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और आप भी जो है एक विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का रुख किधर है। अब जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बजट की प्रमुख स्कीम्स क्या हैं, योजनाएं क्या हैं जिनमें सर्वाधिक जो है व्यय के लिए पैसा दिया गया है या सर्वाधिक एलोकेशन हुआ है, आवंटन हुआ है। तो सबसे बड़ी मद है मनरेगा। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और ये 23-24 में जो थी वो 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन था। यहाँ पर आप कंपैरेटिव समझ सकते हैं, याद रखना ना याद रखना जरूरी नहीं है, याद आपको ये रखना है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी योजना जो है आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत जो है योजना है, ये 7500 करोड़ रुपए की है। फिर इसके बाद उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना है 6200। उसके बाद सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण यूनिट्स के लिए संशोधित कार्यक्रम के लिए 6903 करोड़ रुपए। सौर ग्रिड सौर ऊर्जा योजना के लिए 8500
और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए। तो ये जो है, लेकिन सबसे बड़ी जो है मद वो है, क्या है, मनरेगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां देखी। तो यहाँ पर जो है लाख करोड़ में अगर आप नोट करना चाहें, उसे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है याद करने की, केवल बताने के लिए है कि राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही हैं। तो 30 लाख करोड़ रुपए का जो है ये अनुमान जो है व्यक्त किया गया है राजस्व प्राप्तियों के लिए, ये लाख करोड़ में है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो है देखिए एकदम से डाउनफॉल आ रहा है, 24 पर में जो है ये 17.6 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं। अब व्यय की बात हमने पीछे की ही है, वही फिगर है। वहां पर हमने जीडीपी के टर्म्स में बात की थी, परसेंटेज में। यहां पर जो है वो फिगर जो है लाख करोड़ में है। तो राजस्व व्यय 36.5 लाख करोड़ रुपए है, प्रभावी पूंजीगत व्यय 15 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी कि 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना जो है अब मोदी सरकार का लक्ष्य है, और इस बजट का जो है एक तरह से विजन है, इस बजट का जो विजन है वो यही है। अब इस परिकल्पना में शामिल क्या है, आपसे बिल्कुल ठीक यही टैगलाइन भी पूछी जा सकती है, प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत। ये क्या है, ये परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत की। उसके बाद विकास के लिए क्या मंत्र है इस सरकार का, या इसका क्या जो है प्रोस्पेक्ट है उसके लिए, तो सबका साथ सबका विकास, ये नारा आपने खूब सुना होगा। अब इसी में एक चीज और जुड़ गई, सभी का व्यापक विकास। उसके बाद क्या बन गया, ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब इसमें एक और चीज ऐड हो गई, सबका प्रयास, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि सबका प्रयास नया टर्म इसमें डाल दिया गया है। सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता, ये इसमें जोड़ते हुए आगे हमको पहुंचना है विकसित भारत तक। 2047 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक जो अमृत काल है वहां तक का जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसके लिए जो प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए, मैंने आपको 4 शुरुआत में बताए, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता यानी किसान। ये 4 जो है सेक्टर्स, 4 वर्गों को इसमें टारगेट किया जा रहा है इसके लिए। अब उनके लिए हमको क्या क्या जो है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी होंगी, लेकिन जो है हम एक डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको देखते हुए चलें, हो सकता है कुछ नई चीज़ें मिल जाएं। तो एक जो है बताया जा रहा है कि गरीबों की संख्या में प्रतिशत में कमी आई है, बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कमी आई है, 55.3 जो है प्रतिशत की कमी आई है। 5-6 में ये 55.3 थी, उससे कमी होते होते 22-23 में जो है अब भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित लोग कितने रह गए हैं, 11.3%। तो ये जो है एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। और अगर फिगर्स में बात करें कि कितने लोग भारत में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, तो 25 करोड़ लोग बाहर आए हैं। डीबीटी लागू होने से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 48 लाख रेहड़ी पटरी वाले यानी स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता दी गई है। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। आईआईटी कितनी बनी, एम्स कितने बने, विश्वविद्यालय जो है 1113 बने। फिर पीएम श्री बजट के आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। 23-24 में ये 4000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर जो है 6050 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इसको बस हम एक रिवीजन के तौर पर देखते चलते हैं। फिर किसान अन्नदाता की बात की तो यहाँ गेहूं और चावल की खरीद में वृद्धि दिखाई जा रही है। 23-24 की बात करें तो 38 लाख मीट्रिक टन चावल जो है खरीदा गया है, और गेहूं जो है 262 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है। इसके अलावा नारी शक्ति की बात करें, महिला सशक्तिकरण की, तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा ऋण योजना के तहत वितरित किया गया। 10 सालों में जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें महिलाओं का नामांकन में 28% की वृद्धि देखने को मिली। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है।
जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे भी। 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी, जो मैंने बताया, दीदी बनी हैं, और ये लक्ष्य जो है 3 करोड़ का कर दिया गया है। फिर श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, ये आपसे पूछा जा सकता है, कितनी बढ़ गई है? 17-18 में 23.3% थी, अब बढ़कर जो है श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 37% हो गई। तो मान लीजिए जैसे आपको महिला सशक्तिकरण पे निबंध लिखना है, तो आप इससे बता सकते हैं कि महिलाओं की जो भारत के श्रम बल है, जो वर्क फोर्स है, उसमें जो है यानी कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गई है, 37% जो है ये हो गई है 22-23 में। अमृत काल के लिए रणनीति के बारे में हमने जो है चर्चा की थी, लेकिन जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निवल शून्य की प्रतिबद्धता पर्यावरण के लिए भारत ने कब तक की है, कि हम कार्बन उत्सर्जन को 100% हटा देंगे, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा भारत में, वो 2070 का लक्ष्य है। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर घर पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना जो है छत पर करने के लिए प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जो ये करेगा, और 1 करोड़ परिवारों को ये सहायता दी जाएगी इस स्कीम में। इसके बाद जो है गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में भी भारत में वृद्धि हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नवंबर 2023 में जो है अगर देखेंगे तो गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन का प्रतिशत कितना है? 43.9% है। वहीं जो 2004 में 30.4 था। तो ये जो है यानी हम जो है जीवाश्म आधारित ईंधन जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनसे हटकर अब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में या कुल बिजली उत्पादन में कितना हो गया है? 43.9 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अमृत काल के लिए अवसंरचना और निवेश पे भी हमने बात कर दी थी। इसके एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक कार्यकुशलता को बढ़ाने और लागत कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत कितने रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा? 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर को लागू किया जाएगा। ये किन क्षेत्रों में होगा, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो मुख्य बातें हैं उसको हम बताते चलते हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं जीडीपी के टर्म्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपको दिख रहा है, और एफडीआई अंतर प्रवाह को दुगुना करना का लक्ष्य जो 5 से 14 के बीच में, हमने शुरुआत में इस फिगर पे बात की थी। अब ये आपको ध्यान रखना कि 596 जो है ये हो गया है 14 से 23 के मध्य में। फिर भौतिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है, अब इसमें कई सारे मानक दिए हैं। जैसे नेशनल हाईवे की अगर बात करें किलोमीटर्स में, तो अब जो है इतना हो गया है। कार्गो ट्रैफिक, ये सब आपको याद नहीं करना है, थोड़ा सा बस इनको देखते रहिए। इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट जो है ये इतना हो गया है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट को समझने की भी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 149 हो चुके हैं। समावेशी विकास की बात करें तो इसमें कुछ फिगर्स जो है महत्वपूर्ण हो सकती हैं परीक्षा के लिए, जैसे कि गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं के परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है जननी सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, जैसी योजनाओं के माध्यम से। तो अक्टूबर 2023 की हम बात करें तो 89% महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने के अंतर्गत जो है अपनी देखभाल के लिए, अपने बच्चे की जांच करने के लिए, गर्भस्थ शिशु की जांच कराने के लिए अपना पंजीकरण कराती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकितों की संख्या बढ़कर 13,159 हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य में एक नई योजना का इंट्रोड्यूस किया गया है। जो बालिकाएं होती हैं 9 से 14 वर्ष की, इनको सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष के लिए टीकाकरण के लिए यूविन प्लेटफॉर्म किया जाएगा। तो ये जो है कुछ बड़ी चीजें हैं। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, यहाँ पर आप
फिगर के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि 3 करोड़ आवास के लक्ष्य प्राप्त होने वाला है सरकार के अनुसार, और अगले 5 वर्ष में लक्ष्य 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों का रखा गया है। इसके लिए बजट में आवंटन भी बढ़ा दिया गया है। अब ये आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 80,671 करोड़ रुपए का। पर्यटन में भारत को हब बनाने के लिए 60 स्थानों पर G20 की बैठकें आयोजित करके जो है भारत में निवेश की संभावनाओं को दर्शाया गया। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में जो है पोर्ट की एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए और संरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी सरकार के अनुसार। अब ये जो है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का है। इसमें जो है जो हाईलाइट किया गया है वो 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। कभी कभी जो है अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो इस तरह की चीज़ें बीच से निकाल दी जाती हैं कि बजट 2024-25 में कितने एक्वा पार्क्स बनाने की योजना है, तो आपको बताना होगा 5 होगा। बाकी चीज़ें आपके सामने ही हैं। जो ब्लू रिवोल्यूशन है या नीली क्रांति है जो समुद्र उत्पादन से संबंधित होती है, उसमें बजट को बढ़ाया गया है। यहाँ दर्शाया गया है कि 2,352 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, और वहीं पर PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए 880 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीला निष्पादन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है कितना GST संग्रह हो रहा है, कितना GNPA कम हो रहा है, डिजिटल लेन देन का जो बढ़ता हुआ आकार है, तो ये बस आपको दिखाने के लिए है। इसमें से आप जो है 1-2 फिगर्स जो मुझे लगती है, बेरोजगारी दर अगर आपसे पूछ ली जाए 22-23 में कितनी है तो 3.2% है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये देखिए घट रही है, लगातार जो है घटता हुआ क्रम इसमें दिखाया जा रहा है। फिर डिजिटल लेन देन को आप देखिए 18 से फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके और अगर 24 तक के वित्तीय वर्ष में बढ़ेंगे तो ये जो है बढ़ गया है। यहाँ के अगर फिगर देखेंगे तो लगभग जो है 1300-1400 करोड़ रुपए के आसपास का डिजिटल लेन देन जो है भारत में हो रहा है। GST के संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर मासिक सकल GST की बात की जाए तो 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है मासिक सकल GST जो है FY यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में होगी। तो ये सब जो है कुछ बड़े अर्थव्यवस्था को मतलब अर्थव्यवस्था की स्वस्थ स्थिति को दर्शाने वाले इंडिकेटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर की अभी हम लोग बात कर रहे थे तो 17-18 में 6.1% थी, 22-23 में ये 3.2 हो गई है। GNPA, एक तो NPA आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसे ऋण वगैरह जो दे दिए जाते हैं जो बैंकों को वापस नहीं मिलते हैं तो उनको NPA में डाल दिया जाता है। और NPA में जो है बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जब रिकवरी नहीं हो पाती लोन इत्यादि की तो उनको हम GNPA में डाल देते हैं, या जो फाइनल फिगर होती है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जिसको ये मान लिया जाता है कि इनकी रिकवरी अब असंभव है। तो अगर ऐसे जो है उनकी बात किए करें तो वित्त वर्ष में जो है सकल अग्रिम जो है 11.2% था, अब वो घटकर सितंबर 2023 में 3.2% हो गया है। वित्त वर्ष 18 से डिजिटल लेन देन में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो ये गुना के टर्म्स में आप याद रख सकते हैं, आपको फिगर्स में याद रखने की जरूरत नहीं है। GST संग्रह जो है मैंने अभी आपको बताया। फिर वित्तीय वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति 5.5% कम हुई है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी एक बात कही थी आपसे पीछे, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आपकी थॉट प्रोसेस का हिस्सा भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपको महिला सशक्तिकरण पे कहीं चर्चा करनी है, बात करनी है, इंटरव्यू में जाना है या निबंध पे लिखना है, तो आपको कुछ बड़ी फिगर्स पता होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण में अगर देखेंगे तो महिला की श्रम शक्ति में भागीदारी जो है वो 17-18 में 23.3% से बढ़कर अब 37% हो गई है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है आपके हर तरह से काम में आने वाली फिगर है। अब जो है हमने जो पीछे पढ़ा है उसी को एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर अभी क्वेश्चन में भी क्विक रिवीजन करेंगे। मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को इसीलिए ला रहा हूँ कि आपसे
कोई भी चीज़ जो है ऐसी ना हो जो आपके दिमाग में बैठे ना, तो कई तरह से उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 25 करोड़ लोग जो है 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। फिर पीएम किसान सम्मान तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिया गया। उच्च शिक्षाओं में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं में महिलाओं का 43% नामांकन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, इसको याद रखिएगा। पीएम आवास योजना के तहत 70% अधिक मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। उसके बाद जो है जो मेन चीज़ें हैं वो हम बताएंगे। पीएम ग्रामीण योजना के बारे में, आवास में देखा हमने 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया गया, मैंने शुरुआत में बताया था कि ये फिगर याद रखिएगा 11.1% बढ़ा दिया गया है। और ये फिगर भी ऐसी है जो आपको हमेशा याद रहेगी, 11,11,111 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है। और ये जो है जो पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी का कितने प्रतिशत रहेगा, कहीं ये सवाल पूछ लिया तो आपको बताना होगा। पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.4% रहेगा, जो कि एक ठीक ठाक फिगर है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और तरलीकरण की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 10 साल में प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना हो चुका है, यानी डायरेक्ट टैक्स का जो है जो रिसिप्ट है वो तिगुना हो चुका है। और जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है। फिर रक्षा मंत्रालय को बहुत लंबा बड़ा आवंटन किया गया है, तो 6.21 लाख करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए गए हैं। और वित्त वर्ष 2023-24 से अगर तुलना करें तो 4.72% ये अधिक है। रक्षा पेंशन के लिए बजटीय आवंटन 1.41 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। अब जेंडर बजट आपने नाम सुना होगा, लैंगिक बजट जिसको हिंदी में कहते हैं, जो विशेषकर महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। तो केंद्रीय बजट में कुल लैंगिक बजट का हिस्सा कितना है, तो 23-24 में थे ये 5% था। अब 24-25 में आपसे पूछा जा सकता है 6.5% हो गया। तो आपको कहीं महिला सशक्तिकरण पे बात करनी हो, निबंध लिखना हो, तो आपको ये पॉइंट भी पता हो तो और बेहतर है, मतलब प्रभावी ढंग से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर पाएंगे। भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 23-24 में 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे आईएमएफ ने अनुमान जारी किया था, वही बजट में भी बताया गया है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो एक हाईलाइट है। और 5 वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2% बढ़ जाएगा, ये भी उसी का डाटा है। घर पर सौर यूनिट की हमने बता दी कि 300 यूनिट तक निःशुल्क मिलेगा। और इस योजना में जो है छत पर जो सोलर यूनिट लगाएंगे ऐसे 1 करोड़ लोगों को जो है ये योजना दी जाएगी। इसके बाद लखपति दीदी वाला जो है हमने बता दिया है। लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। वर्तमान में 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई हैं, ये जो है यहाँ पर दिया गया है। 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला का गैसीकरण होगा, ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय डोमेन, एक ये नया नाम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सूर्योदय डोमेन या सनराइज डोमेन या सनराइज इंडस्ट्रीज या सनराइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी उन सेक्टर्स को कहते हैं, उन क्षेत्रों को कहते हैं जिनमें विकास की तीव्र संभावनाएं आगे के वर्षों के लिए दिखती हैं, जिसमें नवाचार के माध्यम से, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है, तो ये सब क्या है, या टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनको हम सर्वोदय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कहते हैं। तो इसके लिए एक जो है कार्पस बनाया गया है। वो कार्पस जो है अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल तक ब्याज मुक्त ऋण देगा और 1 लाख करोड़ रुपए का ये कार्पस या कोष बनाया गया है। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण का कार्यक्रम है उसके प्रयासों के लिए यूविन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अब जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको हम लोग
प्रश्नों के माध्यम से फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे प्रश्न और उसका उत्तर। बजट में आकार कितना है ये सभी को अब तक याद ही हो गया होगा, 47.66 लाख करोड़ रुपए। बजट में राजकोषीय घटता कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी का? 5.1%। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक रखने की घोषणा की गई है? मतलब ये आगे का भी अनुमान दिया गया है कि अगला जो है 25-26 में बजट आएगा या अगला वित्तीय वर्ष होगा, तब तक हमको राजकोषीय घाटे को 4.5% कर देना है। फिर बजट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है? तो ये जो है बजट में बताया गया है 7.3%। देखिए अलग अलग संस्थाएं भी इसको जारी करती हैं, लेकिन बजट का जो अनुमान है कि 23-24 वित्त वर्ष की जो है विकास दर जीडीपी के टर्म्स में क्या रहेगी, वो 7.3% है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आ गया 24-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई? जो मैंने अभी बताया आपको 11.1% और 11,11,111 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितने प्रतिशत हो जाएगा? 3.4%। सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको एक बार रिवीजन कराना है। बजट के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वित्तीय सहायता प्रदान की गई? 78 लाख। फिर बजट के अनुसार कितने हजार सामान्य रेल के डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा? 40,000। ये सभी हमने पीछे पढ़ा है, इसको बस फटाफट देखते चलिए। फिर अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार स्टेम पे मैंने कहा था कि आगे आपको इसका फुल फॉर्म भी बता देंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, मतलब ये जो है प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में महिलाओं का नामांकन कितने प्रतिशत है? 43%। अंतरिम बजट के अनुसार पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है? 28%। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बजट के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितनी रही, यानी आपसे एब्सोल्यूट फिगर पूछी गई है। तो ये लगभग 30.80 लाख करोड़ रुपए रही। पीछे आपने जो ग्राफ देखा था उसमें 30 लाख करोड़ रुपए दिख रहा था, उसमें पूरी फिगर नहीं थी। बजट घोषणा के अनुसार राज्यों को बिना ब्याज के कितने हजार करोड़ रुपए सरकार देगी? तो ये जो है 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। केंद्रीय अंतरिम बजट के अनुसार केंद्र सरकार कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाएगी? 1 करोड़। और इन कितने जो है जो लोग ये लगवाएंगे उनको सब्सिडी के तौर पर जो है कितनी जो है बिजली की छूट दी जाएगी? 300 यूनिट बिजली की मुफ्त जो है उनको मिलेगी। पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने नए घरों का निर्माण होगा? 2 करोड़। अभी तक लगभग 3 करोड़ मकान बन चुके हैं। लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है? 3 करोड़। 1 करोड़ बन चुके हैं, 2 करोड़ का लक्ष्य था और 1 करोड़ उसमें और ऐड कर दिया गया है। बजट में कितने नए रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? इसको मैंने कहा था कि आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। इसको आप अलग से भी याद रखिएगा। आयकर रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग समय जो वर्ष 13-14 में 93 दिन था, अब घटकर कितना रह गया है? यानी आयकर रिटर्न जब आप फाइल करते थे कि आपने इतना आयकर ज़्यादा दिया है और आपको मिलना चाहिए, तो पहले जो है 13-14 के वित्त वर्ष में 93 दिन का समय लगता था, अब जो है महज 10 दिन का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि रिटर्न फाइल करने पे आपको रिटर्न जल्दी प्राप्त हो जाता है पहले की अपेक्षा। नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए की कर मुक्त घोषित की गई है? 7 लाख रुपए तक। ये 7 लाख रुपए तक लिखा जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो लोग आयकर दाता हैं वो जानते होंगे। बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए कितना आवंटन है? जो सर्वाधिक आवंटन है वो 86,000 करोड़ रुपए इसी के लिए है। आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए। फिर वर्तमान तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी जो है एक बार हमने फिगर आपको पीछे भी बताई है, बता दे रहे हैं। 17-18 में 23.3% की तुलना में वर्ष 2022-23 में महिला श्रम भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 37% हो गई, जिसको मैंने कई बार रिपीट किया है। बजट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितनी हो गई है?
$2601 हो गई है, और रुपए में देखेंगे तो 1,72,000 रुपए हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में किस स्थान पर आता है? तो अभी बहुत पीछे है, 142वें स्थान पे है। बजट में राजकोषीय घाटा कितने लाख करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है? जीडीपी का 5.1%, बस इतना याद रखिए। पूरी फिगर जो है पूछी जाना बहुत ही मुश्किल है। ई नाम मंडी के द्वारा अब तक कितने लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है? 3 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। 10 वर्ष की तुलना में देश में आयकर दाताओं की संख्या में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 2.4 गुना की वृद्धि हुई है। फिर 23-24 में औसत मासिक जीएसटी संग्रहण बढ़कर अब कितना हो गया है? 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बजट के अनुसार प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत कितना बढ़ के हो गया है? 89% हो गया है। फिर वर्तमान में देश में कितने जिलों में आकांक्षी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? आकांक्षी जिला 112 जिलों में। केंद्रीय बजट में ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था जो समुद्र पे होती है, इसके लिए कितना आवंटन है? 2352 करोड़ रुपए, मतलब ठीक ठाक आवंटन है, ज़्यादा आवंटन है। 15 से 29 वर्ग आयु वर्ग की बेरोजगारी दर घट के कितनी हो गई है? अब जो 22-23 का आंकड़ा दिया गया था 3.2%। PLI योजना के लिए बजट में कितना आवंटन किया गया है? 6200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को कुल कितना आवंटन किया गया है? मतलब जो राज्यांश के रूप में दिया जाता है 22.75 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय अंतरिम बजट में रेल मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? 2.55 लाख करोड़ रुपए। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित हुई? 6.2 लाख करोड़ रुपए। बजट में सड़क परिवहन राजमार्ग रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि दी गई? जो मंत्रालयों का आवंटन दिया गया था वही है 2.788 लाख करोड़ रुपए। बजट के अनुसार 23-24 में प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण की गति क्या थी? 28 किलोमीटर प्रति दिन। बजट में सीमा सड़क संगठन के लिए कितनी धनराशि दी गई है? 6500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बजट के अनुसार वर्तमान में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई बढ़कर? तो ये 709 हो गई है, जो वर्ष 2014 में 387 थी। इसी तरह से देश में कोल गैसिफिकेशन से कितने करोड़ गैस निकलने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक 10 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों के लिए जो PM श्री योजना चल रही है उसमें कितने करोड़ का आवंटन हुआ है? 6050 करोड़ रुपए। सर्वाइकल कैंसर की सुरक्षा के लिए बालिकाओं में क्या आयु वर्ग तय किया गया है? 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीके लगाए जाएंगे। PM आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ का आवंटन हुआ है? 26,170 करोड़ रुपए। स्किल इंडिया के तहत भारत में कितने करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है? 1.40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्रालय ने क्या लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में कितने हजार रेल ट्रैकों का निर्माण किया जाएगा? 40,000 किलोमीटर का। अगला हम देखेंगे किस वर्ष तक रेलवे वेटिंग लिस्ट की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यानी रेलवे में वेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं। 30-31 तक ये लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 24-25 में कितने हजार करोड़ रुपए के विनिवेश का या डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है? 50,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। 23 तक देश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 113 थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट में कितनी राशि दी गई है? 2500 करोड़ रुपए दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बजट में सरकार ने सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप में किए गए निवेश के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि कब तक बढ़ा दी है? मार्च 2025 तक। केंद्रीय बजट में 24-25 के लिए खाद्य सब्सिडी कितना रहने का अनुमान है? 2.05 लाख करोड़ रुपए। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पीछे बताया नहीं गया है। फिर किस मंत्रालय को इन सारे मंत्रालयों में सबसे अधिक धनराशि दी गई है? तो उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। अंतरिम बजट 24-25 में केंद्र सरकार की आय के यानी प्राप्ति के 4 बड़े स्रोत क्रमशः क्या हैं? उधार एवं देयताएं, आयकर, GST और कारपोरेट टैक्स। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय की 3 सबसे बड़ी क्रम क्या है? तो ये तो बराबर हो गए। कर शुल्कों में राज्यों का
हिस्सा और ब्याज अदायगी 20% के साथ बराबर है। तीसरा जो है आपका, या दूसरा कह लीजिए उसको, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को 16%। डायरेक्ट बेनिफिटरी ट्रांसफर यानी डीबीटी से केंद्र को कितने रुपए की बचत हुई है? 2.7 लाख करोड़ रुपए की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने सोच के बनाए हैं कि ये आपसे कहीं पूछ ना लिए जाएं, तो ये अति संभावित है मतलब, और आपको पूरे बजट में इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। बजट के अनुसार देश में वर्ष 2023 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की संख्या कितनी थी? 23 थी। फिर नवंबर 23 तक गैर जीवाश्म पर आधारित विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 43.9% की वृद्धि हुई है। ये फिगर भी हमने पीछे देखी है। अक्टूबर 23 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकितों की संख्या कितनी थी? 13,195। घर खरीदने बनाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की जाएगी? क्या घोषणा की गई है? मध्यम वर्ग आवास योजना की नई योजना इंट्रोड्यूस हो रही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी योजना है। मनरेगा के बाद अगर देखें पूरे उसमें तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी। 80,671 करोड़ रुपए इस योजना को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? अभी हमने इस पर डिस्कस किया था, 5। कुल 5 जो है एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स कितने प्रतिशत रखा गया है? 22%। बजट में कुल नई विनिर्माण इकाइयों के लिए निगम कर कितने प्रतिशत रखा गया है? 15% रखा गया है, जो विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करेंगी। इसके अलावा बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जो एक सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, शून्य कार्बन उत्सर्जन को अगर प्राप्त करना है 2070 तक, तो 600 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा ग्रिड के विकास के लिए कितनी धनराशि का निवेश करेगी? 8,500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, बजट में घोषित 3 नए रेल कॉरिडोर कौन कौन से होंगे? तो ये भी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में देखा, सेम वही है। मत्स्य संपदा योजना के तहत जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर 3 टन से बढ़ाकर कितना करना है? यानी आपसे लक्ष्य पूछा जा रहा है, तो लक्ष्य जो है इसका हो जाएगा 5 टन प्रति हेक्टेयर। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने इस लंबे चौड़े अंतरिम बजट को पढ़ लिया, और ऐसा पढ़ लिया कि आपको याद हो गई होंगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने कई बार जो है उसको अलग अलग तरीके से रिवीजन किया है। तो इस लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लेते हैं तो समझ लीजिए बजट का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, और जो बड़ी बड़ी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं बजट से रिलेटेड, वो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएंगी। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बजट हमेशा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।